मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था। और आज जो हमारा जो टॉपिक चलेगा एंथैल्पी, काफी बड़ा टॉपिक है। एंथैल्पी पे पूरा टाइम लग जाएगा, एंथैल्पी पे पूरा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। एक मिनट सर, प्लीज बताओ, तुम्हें क्लास में एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट कहाँ गया है? बताना आप लोग, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। एक मिनट, एक बच्चे का कॉल आ रहा है, एक मिनट रुको। दिख रही है सर स्क्रीन। दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। बस फोन से ज्वाइन हो जाओ, स्टार्ट। तो इंथैल्पी का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? इंथैल्पी का फॉर्मूला बताओगे आप लोग? कल ही तो बताया था ना मैंने। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी भी, यही होता है ना? सब भूल गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। कहाँ गया इंथैल्पी हमारा? हाँ, ये रहा इंथैल्पी। और इस पे हमने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। एंथैल्पी पे हमने दो टाइप के न्यूमेरिकल पढ़े थे। सबसे पहला न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, कुछ ऐसे ही था। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डेल्टा यू प्लस पी वी। या फिर इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आप लोग बताओ, एनजी निकालने के लिए सबको पता है क्या? डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे? किसी को इसमें डाउट है? डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं? यस सर पता है। कर लोगे ना? यस सर। कर लोगे आप लोग? सर डेल्टा एनजी एक बार बता दीजिए। डेल्टा एनजी, जैसे कि मानो कोई भी हमारे पास रिएक्शन है, कोई भी एक रिएक्शन मान लो। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। दिखाई दे रहा है सबको? बोलो भाई। यहाँ यस पे सर। 2 हो जाएगा, यहाँ पे यस सर। 2 हो जाएगा, वाटर यहाँ पे 7/2 हो गया। यह भी गैस में है, यह भी गैस में है, यह भी गैस में है, और यह भी गैस में है। तो आप लोग बताओ डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी? सभी कोई बताओ, सभी कोई बताओ, ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। आप लोग खुद से ट्राई करो एक बार। सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता था बिल्कुल ना। वही वाली एग्जाम्पल है। और केवल गैस वाले मॉलिक्यूल को काउंट करना है। अगर कोई सॉलिड हुआ, कोई लिक्विड हुआ, तो उसको काउंट नहीं करना है। कितना आ रहा है बताओ? सर 1 आ रहा है। पहली बात, रिएक्टेंट के साथ कितने मोल है टोटल? गैस, अरे भाई, हम यही जानते हैं ना, डेल्टा एनजी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो, प्रोडक्ट के साइड टोटल कितना मोल है? प्रोडक्ट के साइड 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, फाइव। कितना? 5। माइनस अब रिएक्टेंट के साइड देखो कितना है, 1 यहाँ पे है और 3.5 यहाँ पर है, यानी टोटल कितना? 4.5। तो आप बताओ, जो डेल्टा एनजी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी?
0.5 0.5। कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ यार अभी भी? क्लियर हो गया ना? अब डेल्टा एन जी कैसे निकालोगे? सर हाँ जी बताओ। सर हमने तो ऐसे निकाला था कि जैसे ये 7/2 है ना, उसको नीचे वाला जो 2 है उसको सबसे इंटू कर दिया था ताकि ये सब वो बैलेंस हो जाए, तो देखो उसके आप बाद देखो, निकाला था। कोई बात नहीं, आप सबसे भी इंटू करोगे ना सेम आंसर आएगा। मैं सबसे इंटू कर दूं क्या? अगर सबसे इंटू करूंगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 7 हो पे जाएगा, 7 यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो 6 जाएगा। हो जाएगा। अब बताओ प्रोडक्ट के साइड टोटल कितने मोल? सर 1 आ 10। रहा है। क्या? 10 - 9 होगा सर। अच्छा हाँ 1 है, लेकिन पता है क्या एक्चुअल में यही होता है, उसमें आप मत ध्यान देना। ये पता है किस लिए किया जाता है? रिएक्शन को अच्छा दिखने के लिए। कैसे किया जाता है रिएक्शन को अच्छा दिखने के लिए? क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है कि जो हम स्टार्टिंग में एथेन लिए हैं ना वो 1 मोल ही लिए हैं। ये बस हम फ्रैक्शन को हटाने के लिए करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रियलिटी होता है वो वही होता है। अगर मान लो कि अगर हम एथेन को 1 ही मोल लेंगे तो ऑक्सीजन तो हमारा 7/2 ही लगेगा ना। लेकिन आपके हिसाब से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एथेन 1 मोल थोड़ी रहा, वो तो 2 मोल हो गया ना। बोलो। यस सर। तो हम हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है कि कितना मोल लेके चलते हैं, वो इक्वेशन हमें दिया होता है, उस हिसाब से हम अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, अपने आप अपना खुद का कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर है बातें? क्लियर? यस सर। तो ये तो हो गया। न्यूमेरिकल्स भी हमने कल कर लिया था, एक्सटेंसिव इंटेंसिव भी पढ़ लिया था। हमारा बच्चे जो आज का टॉपिक है वो हीट कैपेसिटी है। क्या है? हीट कैपेसिटी। कितने लोग जानते हो हीट कैपेसिटी क्या होता है? कितने लोग जानते हो हीट कैपेसिटी क्या होता है? कोई बताएगा? नहीं पता? देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है। यह क्या चीज है? सबसे पहले लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। इन दिस सब सेक्शन लेट अस सी हाउ टू मेजर heat transfer to a system. This heat appears as rise in temperature of the system in case of heat absorbed by the system. सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है? एक डब्बा है, ठीक है, सिस्टम है। अगर हमने सिस्टम को हीट दिया या फिर बाहर से हीट इस सिस्टम को दिया गया तो हम कैसे पता करेंगे कि इस सिस्टम को कितना हीट दिया गया? हीट तो दे दिया हमने, लेकिन पता कैसे करेंगे कि इस सिस्टम को कितना हीट दिया गया? तो बच्चों आप बताओ, अगर हम जो भी इसको हीट देंगे सिस्टम को तो इस सिस्टम क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसका जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ा देगा। बोलो, क्लियर है बातें? हाँ, तो हम वही बढ़ा हुआ टेम्परेचर निकालेंगे। मान लेते हैं पहले इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, बाद में कितना हो गया बढ़ के? 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप बताओ, जो हमने हीट दिया यह हीट क्या काम किया? इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया क्या? बढ़ा दिया। तो हम इसमें डेल्टा टी का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो काम लायक टेम्परेचर है वो तो केवल 5 ही है। हमको 20 वाले से क्या मतलब है? उसके पास तो वो पहले से था उतना। क्लियर बात है? यस क्लियर? तो आओ इस हिसाब से एक हमें इक्वेशन मिलता है। क्या मिलता है? Q इक्वल टू, देखो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि आप हीट दोगे किसी सिस्टम को तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। और इसी को हटा के, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के कोफिशिएंट लग गया। क्या लग गया? कोफिशिएंट लग गया। और यहाँ पे बच्चों डेल्टा टी हो गया। डेल्टा टी, वैसे डेल्टा टी स्टार्टिंग में था, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा मतलब कि उतना ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया। और इसी कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। Q इक्वल टू सी डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला है? Q इक्वल टू सी डेल्टा टी। फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू सी डेल्टा टी। अब देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट डिपेंड ऑन द साइज, composition and nature of the system. We can also write Q equal to C delta T.
अब जो सी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो जो हीट कैपेसिटी सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी। डेल्टा टी। Thus, we can measure the heat supply by monitoring the temperature rise, provide we known as heat capacity। कोई बात नहीं। When C is large, a given amount of heat result in only small temperature rise। अगर मान लो, ये पता है बच्चों, ये हीट कैपेसिटी होता है ना, ये सभी मेटल के लिए या फिर सभी नॉन मेटल के लिए अलग अलग होता है। मतलब ये कि अगर मान लो जिसके लिए सी की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसके लिए भी सी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप अगर उसको हीट दोगे ना, तो वो हीट जो टेम्परेचर होगा बहुत ही कम बढ़ेगा। पता है क्यों, जैसे कि मान लो पानी, अगर आप पानी को हीट दे रहे हो ना बच्चों, तो उसका टेम्परेचर कम बढ़ेगा, जबकि पानी क्या कर लेता है, पूरा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसका टेम्परेचर तो कम बढ़ाता है, लेकिन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आप ये देखे होगे, आप लोहा को देखे होगे, थोड़ा सा हीट दे दो गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा लेगा अपना। लेकिन क्या सभी कोई ऐसा करता है क्या? नो सर। लकड़ी को थोड़ा सा हीट दे दो, क्या लकड़ी टेम्परेचर अपना बढ़ाता है? नो सर। नहीं बढ़ाता है। तो टेम्परेचर सभी कोई नहीं बढ़ाता, इसके लिए सबके लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट अलग अलग होगी। अलग अलग होगी। ये बात है। यस सर। अब देखो, वाटर इज अ लार्ज हीट कैपेसिटी। सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसका होता है, मैक्सिमम मतलब ज्यादातर किसका होता है, वाटर का होता है। हमारे आसपास वाटर। जितने उसमें वाटर का ज्यादा होता है। A lot of energy needed to raise its temperature। बहुत सारी हीट हमें देनी पड़ेगी तब जाके उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। C is directly proportional to amount of substance, the molar heat capacity of substance। सिंपल सी बात है, एक तो हीट कैपेसिटी होता है और एक मोलर हीट कैपेसिटी होता है। हीट कैपेसिटी यह है कि जैसे कि मानो हमने कोई भी अमाउंट ले लिया, लेकिन अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूंगा तो वहां पे अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 मोल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो उसके लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी सीएम है ना, वो क्या हो जाएगा, सी बाई एन हो जाएगा। तो जो हमारे पास फॉर्मूला था क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी बाई एन हो जाएगा। क्लियर है बातें? यस सर। अगर जैसे मानो कोई, यही है, सर यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू कुछ भी दे सकता है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या है, क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी बाई एन। मान लो कि हमारे पास एक 2 मोल गैस है, ठीक है, 2 मोल गैस है। अब 2 मोल गैस को अगर मैं 200 जूल एनर्जी दे रहा हूं, तो उसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, वो 30 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप इसका क्या बता दो, आप हीट कैपेसिटी बता दो। क्या बता दो, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। कितने लोग बताओगे? क्वेश्चन तो समझ आ रहा है ना आपको? 2 मोल गैस को हम अगर 200 जूल एनर्जी दे रहे हैं, यानी 200 जूल हीट दे रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो उसका हीट कैपेसिटी बता दो आपको। कितने लोग ट्राई कर रहे हो? एक बार हाथ तो उठा दो यार। हाँ जी, वंदना बताओ आप। बाकी लोग क्या कर रहे हो, कहानी सुन रहे हो, बोलो। सर हाँ तो जो इसमें सी है उसमें जो चेंज इन टेम्परेचर है वो आएगा। हाँ, चेंज इन टेम्परेचर आएगा। हमें स्टार्टिंग वाले टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं ना, हमने हीट तो दिया, तो हीट काम क्या किया, 30 से 37 बढ़ाया। उसके पहले तो उसके पास खुद का था ना। सर तो Yes, इसे sir. कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा कर लो, करके बताओ थोड़ा सा। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे तो क्या करोगे, करना तो पड़ेगा ना, करके बताओ।
100 आ रहा है, आकाश का 100 आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है यार, फॉर्मूला हमारे पास वही है, क्यू की जगह आप 200 रख दो, सी को आप सी ही रख दो, डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, डिफरेंस तो आता है ना, और एन की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 7, कितना आएगा बताओ 5, फिर से आएगा 50 हो गया, फिर 7 आ जाएगा, 57 पॉइंट समथिंग आएगा, यस सर, यस सर, यही आ रहा 57.1। है। कुछ इतना ही आ रखा है। यूनिट देख लो इसका, यूनिट कैसे करोगे आप, यस सर। इसको इधर भेजोगे तो ये हीट हो जाएगा, और हीट का आंसर क्या होता है जूल होता है, जूल इंटू मोल डिवाइडेड बाय डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, क्योंकि बच्चों जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का ना, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में दोनों क्या होता है बराबर होता है। क्लियर हो गया बातें, यस सर। किसी को डाउट इसमें, इस Yes, क्वेश्चन sir. में किसी को भी डाउट? नो डाउट। सर मैंने पहले ही कहा। क्या पूछा सर, यहाँ पे सी का हीट के, हाँ हीट कैपेसिटी है बंदना, हीट कैपेसिटी है ना सी। सर एक बार यूनिट बता दीजिए प्लीज दोबारा से। देखो यूनिट, देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मोल का सिस्टम कोई नहीं होता तो सिंपल सी बात है क्या होता है जूल बाई केल्विन या फिर जूल बाई डिग्री सेल्सियस, दोनों में से कोई हो जाएगा, क्योंकि बच्चों जो डिफरेंस होता है ना वो दोनों में सेम होता है। जैसे कि मान लो अगर हमने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस लिया तो कितना आया 7 डिग्री सेल्सियस आ गया, 7 डिग्री। अगर मैं दोनों को केल्विन में कन्वर्ट कर देता तो कितना आता है, एक होता 303 केल्विन और दूसरा होता 310 केल्विन, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेता तो भी 7 केल्विन आता, आता कि नहीं आता? यस सर। तो जो डिफरेंस होता है डिग्री सेल्सियस में केल्विन में सेम होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में अलग अलग होता है, ठीक है। ओके सर। अब देखो अगर मान लो क्या बोला था यार, देखो क्या लिखा हुआ है, 1 mole of substance and is quantity of heat needed to raise temperature of 1 mole by 1 degree Celsius. Heat capacity also specific heat capacity. देखो अब हीट कैपेसिटी तो पढ़ लिया हम लोगों ने, एक अगला टॉपिक आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या आता है बोलो भाई? स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी लिखता हूं यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या नाम है, 1 mole of substance and its quantity of heat needed to raise temperature of 1 mole by 1 degree Celsius or Kelvin, specific heat also called specific heat capacity. The quantity of heat required to raise the temperature of 1 unit mass of substance by 1 degree Celsius for finding out heat Q. सिंपल सी बात है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने मोल के बारे में पढ़ा था। अगर आपको मास दे दिया जाए तो क्या करोगे, मास दे दिया जाए तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होगा Q इक्वल टू MC डेल्टा T। अब यहाँ पे जैसे कि मानो इसके पहले हमने मोल के बारे में पढ़ा था, तो मोल हमने लिखा था, अब मानो कि मास दे दिया जाए तो मास लिखेंगे। क्लियर है बातें क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे M का मतलब क्या है, ये मास है, तो अभी ये वो पढ़ लेना। अब आते हैं बच्चों सिंपल सी बात है, अब आते हैं सिंपल से अपने फॉर्मूले में। अगर मान लो मोल और मास ना दिया तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, Q इक्वल टू C डेल्टा T, यही होता था ना, बोलो? यस सर। यही होता था। अगर मान लो Q इक्वल टू C डेल्टा T होता था, अगर मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट अगर वॉल्यूम कर देंगे तो जितना हीट सप्लाई करेंगे तो वो हीट कैपेसिटी होगा, CV हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो
तो जो हीट कैपेसिटी होगा वो CV हो जाएगा ना, नहीं क्लियर हुआ? अगर मान लो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करते तो वो क्या हो जाता, CP हो जाता। अरे CV का क्या मतलब है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP का क्या मतलब है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे CV डेल्टा T, और कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, CP डेल्टा T। आप लोग एक बात बताओ, हमने एक चीज और पढ़ा था, QV यानी कि जो हीट कांस्टेंट हीट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हीट सप्लाई करेंगे तो उसको हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी तो बोलते थे ना। बताओ किसी को याद हो तो, थोड़ा बहुत याद है क्या आप लोग को? नहीं याद है? अरे यार आप बताओगे, फर्स्ट लॉ क्या था, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, Q माइनस P डेल्टा V आप कर दोगे डेल्टा U यस की। सर। आप बताओ अगर आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब डेल्टा V 0, यस सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हीट जितना भी होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मतलब ये हुआ कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करोगे तो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज के। इन डेल्टा। तो यहाँ पे जो QV है वो किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। और यहाँ पे हमने QV किसके बराबर पढ़ा, CV dt, तो यहाँ पे हम डेल्टा U भी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, यस लिख सर। सकते हैं। और एक बात मैंने आपको और बताया था कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंजिंग हो तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे चेंजिंग हो तो किस में चेंजिंग होता है, इंथैल्पी में, इंथैल्पी में होता है ना। यस यस ये, सर। ये आप लोग को भूल रहा है क्या, सही सही बताओ, नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा H भी हो जाएगा। तो ये हमारा रहा फॉर्मूला। किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, QV इक्वल टू CV डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा U, या फिर QP इक्वल टू CP डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा H। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सबसे पहले आप लोग ये बताओ CV का क्या मतलब हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम। और CV का क्या मतलब हुआ, CP का क्या मतलब हुआ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों एक इक्वेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको पता है क्या, CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, आर। CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। और R का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ आप लोग, R का मतलब गैस कांस्टेंट है ना, गैस कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल गैस कांस्टेंट। तो CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, R होता है। कोई आर। पूछेगा कि CP बड़ा या फिर CV, तो किसको बोलोगे, सीपी बड़ा सर। CP बड़ा होता है हमेशा। तो अक्सर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है कि CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, कई बार ही पूछा है, कई बार ही पूछा भी है। CP माइनस CV इक्वल टू R, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। आर। बिल्कुल। CP और CB में बड़ा कौन, सीपी। CP। क्लियर है बातें, यस सर। यस सर। क्लियर है। अब ये बच्चों आता है आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या आता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, या फिर हम एक पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी। तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह है क्या इस बेसिस पे, कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले क्या, 2-3 बताओ आप लोग। यस सर।
कर लेते हैं, देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह है कि नहीं। दिख रहा है सबको? देखो देखो क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर, थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। कैसे पता करेंगे? बताओ कौन सा आंसर सही होगा? सर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ इंडिपेंडेंट होगा भाई, जो स्टेट फंक्शन होगा वो पाथ पे डिपेंड तो नहीं करेगा ना। नो Yes, sir. सर। बोलो। ये दूसरा बताओ। सर Q इक्वल्स टू 0, थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल सही बताया यार सर आपने, ऑप्शन सी। बिल्कुल सी सही सर। बताया। ये तो अभी आपने, मैंने कराया नहीं है, अभी मैं बताऊंगा। देखो ये 6.4 वाला कुछ आपसे लग रहा है क्या कि कैसे होगा? फॉर्मूला आपके पास है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। T डेल्टा V। कुछ ऐसे लग रहा है? नहीं कर पाओगे? छोड़ो कोई बात नहीं, जो हमारे लेवल का है पहले वो कर लेते हैं, ठीक है? जो हमारे लेवल का है पहले वो कर लेते हैं। ये 6.7 बताओ, कोई बताएगा? सिक्स पॉइंट सेवन बताओ, कर रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ करके Yes, बताओ sir. इसको। ये तो हमारे लेवल का है ना, जो हमारे लेवल का है पहले वो कर लेते हैं। सर ये बताओ कितना आ रहा है? 307 आ रहा है। 307. कोई बात नहीं। अभी क्या बोल रहा है, हमें इंटरनल एनर्जी का पूछ रहा है, तो फॉर्मूला पता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब किसी प्रोसेस में 701 जूल हीट एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे 701 लिख दे रहे हैं, और 394 वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 394 लिख दे। Minus माइनस करो कितना आ रहा है? 307. 307। क्लियर है बातें, सबको समझ आ गई कैसे किया हूं मैंने ये? Yes, sir. यस सर। तो ये बताओ एनसीईआरटी का क्वेश्चन टफ है क्या? No, sir. कोई टफ नहीं है। ये हीट कैपेसिटी वाला क्वेश्चन करो, 6.9 करो जल्दी। ये वाला करो एक बार। कर रहे हो क्या आप लोग? यस सर। ये हाँ हीट कैपेसिटी का है।
किसी का हुआ? यस सर। बताओ। सर हमने चैट बॉक्स में लिखा है 1066 जो। देखो कैसे करोगे इसका बच्चों, जो फॉर्मूला होता है कौन सा फॉर्मूला होता है? सर मास इनटू CP डेल्टा T। मास तो नहीं निकालोगे क्योंकि यहाँ पे मोलर मोलर दिया हुआ ना। तो सर इससे वो मोल निकालेंगे, मास बाय मोलर NCP मास करके। यस सर। डेल्टा टी, NCP डेल्टा टी। तो सिंपल सी बात है, एनसीपी मतलब मत निकालो, कोई प्रेशर वगैरह का नाम तो दिया नहीं है। NC डेल्टा टी, तो सिंपल सी बात है। हीट दिया है क्या? कैलकुलेट द हीट, भी नहीं दिया हुआ है। मोल दिया हुआ, मोल देखो एल्यूमिनियम का 60 दिया हुआ, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है? 27। और यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। यस सर 24। और डेल्टा टी कितना हो गया? 20 20 केल्विन। पर कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। 1066.7 1066 6 जूल। 1066.7। 7 तो आपको यहाँ पे देखो आंसर हमारा किस में लाना है? किलो जूल में। किलो जूल में। 106667 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या बात है आप लोग? यस सर। यस सर। ऑल क्लियर? सर अब आगे बढ़ते हैं। तो हीट कैपेसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग से हो जाएगा। यस सर। हम अगला टॉपिक आते हैं, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमें ये अभी पढ़ना नहीं है, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। सर उसमें n तो डिवाइड में होता है ना? क्या? सर जब हम मोलर वाला वो लगाते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, तो सर उसमें n डिवाइड में होता है? एक मिनट रुकना, ये यस सर, हमने पिछली बार डिवाइड ही करा था। जो मोलर वाले में आएगा तो हीट कैपेसिटी से n डिवाइड होगा। एक मिनट रुक जाओ। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, यही देख रहे बोले हो ना आप लोग। देखो अभी तक क्या सिस्टम है, अगर मानो हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा क्या था, Q इक्वल टू C डेल्टा टी, यही था ना। अब देखो यस सर। कि C की जगह अगर मोलर आ जाएगा, C की जगह मोलर आ जाएगा, तो देखो हम C की जगह मोलर करने के लिए इसको क्रॉस कर देंगे, तो C बराबर क्या हो जाएगा? NCM हो जाएगा क्या? यस तो हम C की जगह क्या लिख देंगे? NCM लिख देंगे। वो डिवाइड वाला बच्चे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंफ्यूजन है, इसको हटा दो, डिवाइड वाले को हटा दो, ये डिवाइड वाला नहीं आएगा इसमें। सर मुझे ये लग रहा है मल्टीप्लाई होगा। हाँ मल्टीप्लाई होगा, मुझे लग रहा है बाई मिस्टेक हो गया, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है बातें? यस सर। मल्टीप्लाई करना आप लोग, मल्टीप्लाई करना। जब भी अगर कोई मोल की बात कर देना, अगर 1 मोल 2 मोल चाहे जितना भी हो, क्या करना आप लोग को? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देना है। तो कहाँ गया अगला टॉपिक हमारा? हाँ, अब अगला टॉपिक बच्चों आते हैं इंथैल्पी चेंज। किसमें आते हैं? इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो सीधी सी बात है, ये बताओ, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? 2HI गिव्स H2 प्लस I2, कुछ हमारे पास ऐसे रिएक्शन है। ये बताओ सबसे पहले डब्बे में स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था, बोलो। यस सर। यस हाँ, सर। तो इसका कुछ ना कुछ इंथैल्पी हो गया, मान लेते हैं कितना है? H1 है। और बाद में डब्बे में क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट बनेगा तो इसका कुछ ना कुछ इंथैल्पी होगा, मान लेते हैं H2। H2 है। तो कोई पूछे कि इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या है, तो रिएक्शन की इंथैल्पी हमेशा क्या होती है? हीट ऑफ, या फिर रिएक्शन की इंथैल्पी हमेशा क्या होती है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो आप बताओ प्रोडक्ट में कितनी इंथैल्पी है? H2।
और रिएक्टेंट में कितनी इंथैल्पी है? H1 H1। ये बातें सबको क्लियर हो गई क्या? yes sir सर इसमें इंथैल्पी कह किसको रहे हैं? क्या? सर इंथैल्पी से यहाँ पे क्या मतलब है? देखो इंथैल्पी का मतलब ये है ना, आप बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास 200 रुपए है, ठीक है, आप दुकान पर गए, आपने बिस्किट खरीदा, ठीक है, बिस्किट खरीदा। मान लेते हैं आप 200 थे, 200 रुपए था, तो उस टाइम आपके पास इंथैल्पी H1 था। जब आप बिस्किट खरीदे तो आपके पास इंथैल्पी कितना बच गया? 150 बच गया। ये बताओ इस बिस्किट को खरीदने में आपके कितने रुपए लग गए? सर 50 रुपीज। मतलब वही कुछ इसका है। इसके पहले इसके पास हीट क्या था? H1 था। बाद में इसके पास हीट कितना बच गया? H2 बच गया। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसने कितना हीट यूज किया? इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना हीट यूज किया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? हीट ऑफ रिएक्शन। अगर यही हीट बाहर निकलता हुआ दिखा, यानी कि अगर यही डेल्टा H माइनस में आया, तो इसका मतलब ये है कि यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर वही डेल्टा H प्लस में आ गया तो इसका मतलब क्या है? endothermic reaction एंडोथर्मिक है। क्लियर है बातें? यस सर। yes क्लियर? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। सर जो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम इंथैल्पी कह रहे हैं। हाँ, उसी को इंथैल्पी बोलते हैं हम लोग। एनर्जी इंथैल्पी वगैरह है, कुछ ज्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बताओ? नो प्रॉब्लम। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, जैसे कि कुछ इस प्रकार है, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, और यहाँ पे 2 कर दो। मान लेते हैं यह गैस में, गैस गैस गैस। कोई पूछे कि इस रिएक्शन की इंथैल्पी बता दो, तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होगी? कोई बताएगा मुझे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? इंथैल्पी ऑफ सर CO2। जीरो हो जाएगा क्यों? सर जीरो क्यों जीरो होगा? इंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस इंथैल्पी ऑफ H2O। याद रखना बच्चों, H2O की इंथैल्पी में हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बातें? ये हमारा प्रोडक्ट के साइड का हो गया। अब लिखते हैं माइनस। अब हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट के साइड का करेंगे, जोड़ेंगे। रिएक्टेंट के साइड क्या? इंथैल्पी ऑफ CH4 प्लस इंथैल्पी ऑफ O2 ऑक्सीजन और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कितने लोगों को समझ आ गया इंथैल्पी कैसे निकालेंगे? इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं काफी। समझ गए सर समझ गए क्या? समझ गया। और देखते हैं, ये देखो कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। हाँ, दिख रहा होगा। अब आता है बच्चों एक स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या आता है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मैं लिखता हूं यहाँ पे। क्या मतलब समझ रहे हो लोग आप लोग इससे? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इससे आप लोग क्या समझ रहे हो? कोई बताएगा? ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से आप लोग समझ क्या रहे हो? एनीवन? कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा? सर जो एक रिएक्शन में जितने भी मतलब हम लेते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो हमें HCl बनाना है। क्या बनाना है? HCl।
तो HCl बनाना, तो हम HCl को प्रोडक्ट के साइड लिख दे क्या? यस लिख सर। दिया मैंने। अब ये HCl किससे बनेगा? हमें 1 मोल HCl बनाना है, तो HCl किससे बनेगा? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, तो हम हाफ हाइड्रोजन ले लेंगे, बोलो। यस सर। और Yes, उसके sir. बाद क्या मिला दे इसमें? क्लोरीन। क्लोरीन भी क्लोरीन। गैस के फॉर्म में होता है, तो ये भी हमें हाफ लेना पड़ेगा। ये बताओ, हमें 1 मोल HCl बनाने के लिए हमने क्या लिया? Cl लिया, क्लोरीन, और क्या लिया? हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन। ठीक है। तो बच्चों, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अगर आप HCl को ध्यान से देखना कभी, तो यह क्या होगा? लिक्विड होगा। तो हमें HCl बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, और किसकी जरूरत पड़ी? क्लोरीन। की जरूरत पड़ी। तो बच्चों, जो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना, इन दोनों को अपने किस फॉर्म में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है? जैसे कुछ कुछ चीज एलिमेंट ऐसे हैं ना कि वो नेचर में पाए जाते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचर में डायरेक्टली पाए जाते हैं। जैसे कि बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन नेचर में जब भी पाया जाएगा वो किस फॉर्म में पाया जाएगा? गैस के फॉर्म में पाया जाएगा। गैस के फॉर्म में पाया जाएगा। ऑक्सीजन जब भी पाया जाएगा नेचर में किस फॉर्म में पाया जाएगा? गैस। गैस के फॉर्म में Yes, पाया sir. जाएगा। बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन हमेशा किस फॉर्म में पाए? ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन किस फॉर्म में पाया जाएगा? हमेशा Liquid. लिक्विड। के फॉर्म में पाया जाएगा। ये रहा बच्चों इनका स्टैंडर्ड है। क्या है? इनका स्टैंडर्ड है। क्लियर हो गई बातें? यस सर। मतलब सर जो नेचुरली है वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो हमें सब्जी बनानी है, आलू की सब्जी बनानी है, तो ये थोड़ी ना यार कि हम आलू कुछ एक्स्ट्रा कुछ ले लें। हम तो आलू स्टैंडर्ड वाला लेंगे ना, जो खेतों से आया हुआ है, उसी का तो बनाएंगे ना सब्जी। क्लियर ये Yes, बात है? sir. ठीक है। तो हमें ये क्या लेना है? हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। अगर बच्चों बोल दे कि इसका इंथैल्पी बता दो, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कोई पूछ दे HCl का रिएक्शन बता दो, तो क्या होगा हमारे पास? सिंपल सी बात है, वही बात आएगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? इंथैल्पी ऑफ HCl माइनस इंथैल्पी ऑफ Chlorine. क्लोरीन, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, प्लस इंथैल्पी ऑफ Hydrogen. हाइड्रोजन। याद रखना बच्चों, याद रखना, जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ना, उसकी इंथैल्पी हमेशा क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। आप बताओ, क्लोरीन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, क्या क्लोरीन को बनाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी? नो सर। नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, हम हवा Yes. से ले लेंगे। तो क्लोरीन का जो इंथैल्पी होगा वो क्या होगा? 0। बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन भी तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, यस सर। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। तो बच्चों, जो हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन है, डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा? इंथैल्पी ऑफ HCl के। क्लियर हो गई बातें? यस सर। कितने लोगों को क्लियर हो गई एक बार बताओ, या फिर कितने लोगों को नहीं क्लियर हुई? पहले वो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो समझ आ जाएगा। कितने लोगों को नहीं क्लियर हुई? समझ गए आप लोग? आओ बातें करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड वाला क्लियर हो गया बातें? देखो, Yes, यस sir. सर। the standard enthalpy of reaction is the enthalpy change for a reaction when all participating substance are in their standard state। जैसे कि अभी मैंने क्या बनाया? HCl बनाया। HCl का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? लिक्विड होता है। किससे बनेगा? H2 से बनेगा और Cl2 से बनेगा। तो बच्चों, जो पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज है ना, इन सबको क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। आज जब बात कर दिया स्टैंडर्ड की, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर
1 एटीएम। क्लियर हो गई बातें? बताओ। अरे भाई नहीं क्लियर हुई? मेरी आवाज आ रही है सर थोड़ी थोड़ी हुई, थोड़ी थोड़ी। क्या? न्यूमेरिकल्स कर ले तब समझ आएगा। यस सर। यस सर। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स। आओ कोई ना, पहले ये वाला करते हैं। ये 6.12 कौन सा हम लोग करने जा रहे हैं? 6.12। दिख रहा है क्या स्क्रीन आपको? यस सर। स्क्रीन यस सर। क्या लिखा हुआ है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड N2O4 आर। सीधी सी बात है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। HCO क्या वैल्यू कितना दिया हुआ बताओ? -110। इंथैल्पी ऑफ CO2 का कितना दिया हुआ बताओ आप लोग? -393 और उसके बाद हमारे पास इंथैल्पी ऑफ N2O का कितना दिया हुआ? 81 81। और उसके बाद हमारे पास इंथैल्पी ऑफ N2O4 का कितना दिया हुआ? 9.7। फाइंड द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन दिया है, उसके पास उसका हमें क्या निकालना? हीट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही करेंगे ना? यस अब सर। देखो प्रोडक्ट के साइड हमारे पास क्या है? NO2 है, N2O है। अब N2O के लिए कितना वैल्यू दिया हुआ? 81। 81 दिया हुआ ना? यस सर। यस सर। अब देखो CO2 के लिए कितना दिया हुआ है? या फिर मैं आपसे -100 मैं पूरी तरह से लिख ले रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा देखो, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हीट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में क्या है? HN2O प्लस 3HCO2 माइनस HN2O4 प्लस 3HCO। कुछ ऐसे ही होगा ना? बताओ। यस यस सर। ऐसे ही होगा। अब ध्यान दो, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास N2O का बताओ 81 प्लस 3 इंटू CO2 का कितना वैल्यू है? -393। क्लियर बात है? यस सर। माइनस N2O4 का कितना वैल्यू दिया हुआ है? 9.7 7 प्लस 3 इंटू, अब CO की वैल्यू कितनी दी हुई है? -110। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। कैलकुलेट करके तो बता सकते हो ना आप लोग? यस सर। बताओ कितना आंसर आ रहा है? सर 777.7। अदर्स? यस सर -777.7 यस सर, यही आ रहा है। सबका यही आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमारा भी आंसर यही हुआ। क्लियर है बात है सबको? यस सर। हाँ, हमने कौन सा क्वेश्चन किया था यार? 6.1। 6.7 किया था? नहीं 6.7 नहीं, 6.12। ये वाला किया था। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं।
अगला देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना आप लोग ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। आप ओके लोग को सर। समझ तो आ रहा है, बस वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है। अब सिंपल सी बात बता, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्वेश्चन, और बोल रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। आपके पास फॉर्मूला जो है क्या है, डेल्टा H, रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या चीज, H NH3 माइनस क्या होगा बताओ, H N2 प्लस plus 3H2. H H2, कुछ ऐसा ही है ना। हमसे Yes, sir. बोल रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, देखो ये हीट ऑफ रिएक्शन दे दिया ऑलरेडी, कितना दे दिया है, -92.4, वो भी किलो में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, जो हमारा आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, किलो में ही आएगा। Kilojoule. कोई प्रॉब्लम किसी को, नो प्रॉब्लम। No, sir. अब देखो, अब हमसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस के लिए हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है NH3 की। तो हम इसको क्या करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे 2H NH3, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है माइनस। अब एक बात ध्यान देना बच्चों, नाइट्रोजन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, गैस होता है। नाइट्रोजन हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, Gas. गैस फॉर्म में। तो आप बताओ, जब नाइट्रोजन गैस फॉर्म में पाया जाएगा तो इसकी इंथैल्पी क्या हो जाएगी, 0। जीरो हो जाएगी। और Yes, sir. हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में पाया जाता है, वो भी गैस फॉर्म में पाया जाता है, तो इसकी भी इंथैल्पी क्या होगी, जीरो। 0. पता है बच्चों, गैस हमें कहाँ से पता चला, यहाँ पे लिखा हुआ है गैस, ठीक है। क्लियर हो गई बातें। तो अब देखो Yes, sir. हमारे पास जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -92.4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आएगा, 46.2। क्लियर है क्या बातें। Yes, sir. Yes, sir. तो कोई टफ है क्या ये, No, नो sir. सर। करोगे आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बाकी NCERT के क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ दूं, Yes, sir. Yes, sir. बाकी आप लोग करना इस बेसिस पे। और मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी वैसे तो इसमें कई सारे और भी क्वेश्चन है, इसमें कई सारे और भी क्वेश्चन है, लेकिन अगला टॉपिक मैं कब पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाऊंगा, यानी कि जो सैटरडे, अपकमिंग सैटरडे आने वाला है। और ये बताओ, NCERT के क्वेश्चन टफ है क्या, आप लोग को बोलते हो टफ है, टफ है, टफ तो नहीं है ना। नो सर। हाँ, No, sir. बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप लोग पढ़ोगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो टफ है आप लोग के लिए। कोई प्रॉब्लम किसी को। नो सर। ये बताओ, NCERT से ही पढ़ाऊं या फिर अलग बुक से पढ़ाऊं। दैट इजी। NCERT, क्योंकि आप लोग भी NCERT पढ़ते हो ना घर पे जाके, ठीक यस है। सर। और जो नीट का भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो NCERT का ही आता है। तो मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ, जो फिजिकल है वो NCERT से पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक खुद से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चैट बॉक्स में सभी को अटेंडेंस लिख दो यार। क्लास तो सही लगाना, आप लोग को समझ आया ना। Yes, sir. यस सर। बाय सर।